हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक की। ठीक है, तो आपको पता है कि डी ब्लॉक क्या होता है, और आज हम पूरा बेसिक से लेके जेई के लेवल का, नीट के लेवल का पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और ये लेक्चर आपका 20 to 25 मिनट्स के राउंड रहेगा, क्योंकि मैं आज सिर्फ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये रही आपकी आवर्त सारणी, और ये आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो 3rd से लेकर 12th तक जो हमारे तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और आपको पता होगा कि इन्हें डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारा डी कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं डी कक्षक में भरे होते हैं, इसलिए ये तत्व होते हैं, इनका क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आज आपको। सो हमारा टॉपिक आज क्या है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा मोबाइल को ऊपर कर दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनको डी ब्लॉक के तत्व ही क्यों कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई तत्व है डी ब्लॉक से, माना कि स्कैंडियम है, तो अब स्कैंडियम का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके हिसाब से हम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वो डी कक्षक में होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे थोड़ी सी। आवर्त सारणी के तत्व, जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में उपस्थित हो, उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, कहते मतलब क्या है, जो आवर्त सारणी के तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है डी कक्षक में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे कि आपका स्कैंडियम है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए स्कैंडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 4s2 3d 2 2 4 2 2 4 4 दे 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 3d1। ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कहाँ पे है, डी कक्षक में। इसलिए कारण यही है इसका कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, रीज़न, मेन रीज़न यही है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है डी कक्षक में पाया जाता है, इसीलिए इसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे हम कि जो हमारा आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 से
12 तक के होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया जैसे कि आवर्त सारणी में आपके जो यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व रहने वाले हैं यहाँ से लेकर 3 वर्ग 3 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ से यहाँ तक रहते हैं हमारे, ठीक है ना। ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वर्ग 3 से लेकर 12 तक, ठीक है ना। अब बात करें कि डी ब्लॉक में जो तत्व होते हैं 40 होते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं जैसे कि जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको क्या कहते हैं, ज़्यादातर हम इन्हें संक्रमण धातु कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुएं कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, संक्रमण धातुएं कहते हैं, ठीक है। और जो संक्रमण धातु की जो मुख्य क्या होती है, मतलब संक्रमण धातु की मुख्य संक्रमण धातुओं की मुख्यतः 4 श्रेणियां होती है, 4 श्रेणियां होती है, जिसमें फर्स्ट श्रेणी हमारी आती है 3D श्रेणी, जिसमें हमारे स्कैंडियम से लेके जिंक तक तत्व होते हैं। अगली आती है हमारी 3D 4D श्रेणी, इसमें हमारे हीलियम से कैडमियम तक होते हैं। वाई का मतलब एट्रियम होता है, यहाँ पे एट्रियम से लेके कैडमियम तक। उसके बाद हमारे 5D सीरीज आती है, इसमें हमारे तत्व लैंथनम से लेके हाफनियम या फिर Hg यानी कि मरकरी तक, और 6D श्रेणी ये हमारी होती है एक्टिनाइट से लेके RF यानी कि रदरफोर्डियम तक होती है, ठीक है ना। और बात करें तो जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो N-1 S2 P6 D 1 to 10 and NS 0 to 2, ये हमारा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस रूप में आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो N है ना, बाह्यतम कोश की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। डी ब्लॉक में 40 तत्व होते हैं, फिर भी इसमें जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व ओनली 36 होते हैं, यानी कि 36 होते हैं, ओनली 36 होते हैं। और जो हमारे सेकंड बी वर्ग जो होता है हमारा, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया तथा HgCl, ये क्या होते हैं, ये भी डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक तत्व होते हैं।
तथा ये संक्रमण तत्व नहीं होते। कहने का मतलब ये है, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, Cn हो गया, ये सारे डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, परंतु संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, क्योंकि यह हमेशा +2 ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं। जिसमें जो हमारा डी कक्षक होता है, डी कक्षक पूर्णतः पूरित होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डी ब्लॉक में मतलब 40 तो तत्व होते हैं, पर उसमें जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं ओनली 36 होते हैं। बिकॉज क्योंकि सेकंड बी के जो हमारे वर्ग के तत्व होते हैं उसमें जैसे कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, Cn हो गया, मरकरी होगी, ये तत्व होते हैं ना 4, ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, पर संक्रमण मतलब संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि ये +2 ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, जो कि मतलब डी ब्लॉक मतलब जो डी कक्षक है उसके पूर्णतः पूरित होने के सिम्टम्स देते हैं, इसीलिए ये संक्रमण तत्व नहीं होते। ठीक है ना। और डी कक्षक बंध निर्माण में भाग नहीं लेता, क्योंकि अगर उसके सारे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, आप मतलब पूरित हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो मतलब उसके जो बॉन्ड बंध निर्माण में भाग नहीं लेता, क्योंकि बंध निर्माण के लिए आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है ना। बट इसके सारे इलेक्ट्रॉन डी कक्षक के सारे क्या होते हैं, पूरे होते हैं, और आपको पता ही है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट उसमें आता है, तो उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड बनना नामुमकिन होता है, बॉन्ड भी नहीं बन पाते हैं, बॉन्ड निर्माण नहीं हो पाता है, बॉन्ड निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो ये आपकी थ्योरी है थोड़ी सी डी ब्लॉक की। ठीक है, आगे देखते हैं, इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ये कंपटीशन एग्जाम से भी आता है, जैसे कि प्लांट ऑपरेटर हो गया, कभी जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इजी, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 11th-12th में भी आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा तीसरा वर्ग, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हमारा जो तीसरा वर्ग होता है उसमें 52 से 71 तक तत्व ये भी होते हैं और ये भी ऐड किए जाते हैं, इसलिए तीसरा वर्ग हमारे यहाँ पे आएगा। कौन सा वर्ग आएगा? तीसरा, तीनवा वर्ग, तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में मतलब वर्ग 3 में कितने तत्व होते हैं। ठीक है, वर्ग 3 में कितने तत्व होते हैं। हमारा इसका आंसर आएगा 32 तत्व। ठीक है, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको किसी का परमाणु क्रमांक दे दिया गया, मान ला कि क्वेश्चन दिया गया ऐसे, परमाणु क्रमांक 62 वाले तत्व का आवर्त व वर्ग बताइए। परमाणु क्रमांक 62 वाले तत्व का आवर्त व वर्ग बताइए, इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है।
भाषण नंबर का हमारा तत्व कौन सा है? भाषण नंबर का तत्व हमारा SN। ये कौन से वर्ग में आ रहा है? वर्ग 3 में और आवर्त 7 में। ठीक है, वर्ग 3 आवर्त 7, वर्ग 3 आवर्त 7। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और भी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कहती है, और एफ ब्लॉक के भी तत्व हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आया कि इसको आप घर पे ट्राई करिएगा एक बार प्लीज़। परमाणु क्रमांक 108 वाले तत्व का ब्लॉक, वर्ग व आवर्त क्या होगा? तो आपको पता है कि डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व और वर्ग इसका 8 होगा हमारा। आप चेक कर लीजिएगा भले। और आवर्त हमारा 7 होगा। ठीक है ना। बात करें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो इस बारे में आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में। जो मतलब कभी भी दिखेगा आपको कि सामान्यतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, के बढ़ने पर धातु में किसी स्थान पर यह इलेक्ट्रॉन जो घनत्व होता है वो बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप जो मेटालिक बॉन्डिंग प्रबल होती है और गलनांक भी प्रबल होता है। ठीक है ना। कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इनको नोट करिएगा आप। सामान्यतः यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो धातु में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या घनत्व बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो भी क्या हो जाती है प्रबल, यानी कि जैसे कि जो गलनांक होता है वो भी क्या हो जाता है बढ़ता है या प्रबल हो जाता है, भी प्रबल होता है। ठीक है, ये हमारा एक नोट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारे जिंक होते हैं, कैडमियम होते हैं और Hg होता है, इनके गलनांक जो होते हैं सामान्यतः कम होते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसका कारण बता दिया पहले कि इनके जो डी उपकोष होते हैं भरे होते हैं। क्या? पूरित ठीक है, क्योंकि जो हमारा डी उपकोष होता है वो पूरित होता है। ठीक है, और इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और अगर एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि सभी डी ब्लॉक धातुओं में निम्नतम गलनांक किसका होगा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको? इसका आंसर आपकी तरफ से जल्दी आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा दिया आपको पहले ही। इसका आंसर होगा हमारा मरकरी, Hg।
इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी। ठीक है, मान लीजिए कि और जैसे कि सी हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है डी10 होता है, परंतु फिर भी इनको संक्रमण धातुएं माना जाता है क्यों? इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपके। इसको मैं लिखूंगा, इसके बारे में आप सोचना कि जैसे कि सी हो गया, एजी है और एयू है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी10 है, तब भी इन्हें संक्रमण धातु माना जाता है। संक्रमण तत्व मानते हैं क्यों? इसके बारे में आप सोचिएगा। अगर आपको इसके बारे में आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको इस टाइप की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।